हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। देखो, यहाँ पर मैं नेट जा रहा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो ज्योग्राफी का। देखो, एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी है, इसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, देखो इंडियन ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी और ओशियनोग्राफी, ये तीन हमने कंप्लीट कर लिया है। ओशियनोग्राफी हम आज से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? ओशियनोग्राफी को हम आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ओशियनोग्राफी का स्टार्टिंग डे है। हाँ, आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले यदि आपने और बाकी का जो इंडियन ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़ना। और देखो, मैं यहाँ पर पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का मेथड है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सबसे अलग है। लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक उठाते हैं और फिर उसको पढ़ाते हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मैं खुद कैसे पढ़ा था, मैं वो रूल फॉलो करता हूँ और उस रूल के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूँ। मैं पिछले क्वेश्चन उठा रहा हूँ और उन क्वेश्चनों को पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पिछले क्वेश्चन उठा के और उन क्वेश्चनों को पढ़ा रहा हूँ और वहाँ से किस किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं बिल्कुल उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप कभी सोचो कि सर टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहे, एक टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर रहे। मैं टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट करूँगा मैं। और मैं जो अपना ये सिलेबस है, जिसमें मैं देखो चाहे ज्योग्राफी की मैं कोई सी भी ब्रांच पढ़ाऊँ, जितनी यूनिट है टोटल 10 यूनिट है ज्योग्राफी की, ब्रांच नहीं यूनिट। ज्योग्राफी की टोटल 10-12 यूनिट है, जितनी भी यूनिट है उन सभी में मैं देखो नेट, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, आरपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, झारखंड पीएससी, और इसके अलावा कौन सा बच गया है? बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीएससी, एचपीएससी और यूपीएससी। इन सभी एग्जाम्स में 1998 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चनों को यूनिट वाइज पढ़ाऊंगा मैं। कैसे पढ़ाऊंगा? यूनिट वाइज। ठीक है, वो भी क्वेश्चन यहाँ से उठाऊंगा, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी यहीं से बनाऊंगा, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन जो मेरे को एक्स्ट्रा अलग से लगेगा वो पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन मैं सारे इन पेपरों को कवर करवाते हुए आपकी जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाऊंगा। और कंप्लीट सिलेबस में मैं 1998 से लेकर दिसंबर 2019 तक के सारे पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं जलवायु विज्ञान। क्लाइमेटोलॉजी क्या पढ़ेंगे हम? क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। ठीक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, इसको आज हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं डायरेक्टली, देखो मैं क्वेश्चन नहीं लेता, मैं उसका जो आंसर है वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आंसर से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे तो उसके एबीसीडी लिखने होंगे, फिर उसके बाद उसका आंसर बताओ, फिर आगे स्टार्ट करो। मैं आंसर से अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है,
सबसे पहले एक ही क्वेश्चन था, मैं बताऊंगा वो किस में आया हुआ है। और देखो यहाँ पर नोट कर लेना, पहले हम पढ़ेंगे यूपीपीसीएस के क्वेश्चन। जो यूपीपीसीएस में क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चनों को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछे हुए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था रोसबी तरंग, और यहाँ पर जेट स्ट्रीम। उसके बाद आता है एल नीनो, कमजोर मानसून, ठीक है। उसके बाद आता है सूचकांक चक्कर, सूचकांक चक्कर, इसमें भी आता है जेट स्ट्रीम। उसके बाद आता है हेडली कोशिका, हेडली कोशिका क्या आती है, हेडली कोशिका, और ये संबंधित है निम्न अक्षांशीय, निम्न अक्षांशीय कोशिका, ठीक है। ये उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन थे और वहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, और यहाँ पर पछवा पौनी दिया हुआ था जेट स्टेम की जगह पर। तो वहाँ पर जो ऑप्शन ए था वो गलत था कि जो रोसबी तरंगे हैं वो जेट स्टेम से संबंधित नहीं है, सॉरी जेट स्टेम से संबंधित है, पछवा पौनों से संबंधित नहीं है। और जो ये क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है यूपीपीसीएस 2011 में, प्री 2011 में, इसमें यूपीपीसीएस प्री 2011 में पूछा हुआ है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं एमपीपीसीएस, एमपीपीएससी 2002 में, वो जेट स्टेम से संबंधित क्वेश्चन आया था एमपीपीसीएस 2002 में, बिल्कुल यही क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस में भी आया था, और ये आया था 2006 में भी और 2011 में भी, और इसके अलावा यूपीएससी में भी बहुत सी बार, नेट में भी बहुत सी बार पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एक नया टॉपिक बनता है। मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आंसर से क्वेश्चन बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन बना दिया जेट स्टेम, ठीक है। तो जेट स्टेम से मैंने क्वेश्चन बना लिया। सबसे पहले लिखो इसको रोसबी तरंग भी कहते हैं, इसको रोसबी तरंग भी कहते हैं। अब क्या है, अब हम यहाँ से अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। देखो जो जेट पौने होती हैं, जैसे धरातल पर पौने चलती हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से चलती हैं। जिस तरीके से धरातल पर पौने चलती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो वायुमंडल है उसमें भी पौने चलती हैं। और जो वायुमंडल में पौने चलती हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेंगे हम, और ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। पृथ्वी पर, किस पर, पृथ्वी पर मुख्य जेट धाराएं ट्रोपोपॉज की ऊंचाई पर स्थित होती है। पृथ्वी पर मुख्य जेट धाराएं, जेट धाराएं ट्रोपोपॉज की ऊंचाई पर स्थित होती है। ट्रोपोपॉज का मतलब होता है क्षोभ सीमा। क्या है, क्षोभ सीमा, ठीक है। किसमें, क्षोभ सीमा, जिसको हम क्षोभ मंडल भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि ये क्षोभ मंडल है हमारा, इसका जो ऊपरी भाग है इसको क्षोभ सीमा बोलते हैं, और इसके जो नीचे का भाग है 8 से 18 किलोमीटर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। जो जेट धाराएं होती हैं ये मुख्यतः
ट्रोपोपॉज की ऊंचाई पर स्थित होती हैं, वह क्षोभ मंडल में प्रभावित होती हैं। तो जो जेट धाराएं होती हैं वो किस में प्रभावित होती हैं? मुख्यतः क्षोभ मंडल में प्रभावित होती है। ठीक है, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल या फिर क्षोभ सीमा, कुछ भी बोल सकता है, बिल्कुल सेम है। अब इनकी जो दिशा है, प्रवाह दिशा, देखो यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। प्रवाह दिशा पश्चिम टू पूर्व, पहली बात पश्चिम से पूर्व की ओर, और जो जेट स्ट्रीम है वो जेट स्ट्रीम। अब आप एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर बताया कि जो जेट स्ट्रीम है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि धरातलीय पवने, जेट स्ट्रीम के बारे में बता दिया कि जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व दिशा में बहता है, तो आप बताओ कि धरातल की कौन सी पवने जो जिनके प्रभावित होने की दिशा जेट स्ट्रीम के समान है, कि धरातल की कौन सी पवने हैं जिनकी प्रवाह दिशा जेट स्ट्रीम के समान है, तो वो है पछुआ पवने। कौन सी है? पछुआ पवने, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो जेट स्ट्रीम पछुआ पवनों का अनुसरण करती हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम किसका अनुसरण करती हैं? पछुआ पवनों का अनुसरण करती है। ये क्वेश्चन पूछता रहता है वो, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से जेट स्ट्रीम कौन सी पवनों का अनुसरण करती हैं, तो वो है पछुआ पवने। ये एक स्थायी पवनें होती हैं जो सदा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती रहती हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जेट स्ट्रीम के ऊपर ही। अब भाई जेट स्ट्रीम है वो पछुआ पवनों का अनुसरण कर रही है, तो ये उत्पन्न क्यों हो रही है? इसके उत्पत्ति के भी कुछ कारण होंगे ना। जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति के कारण, जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति के कारण कि ये क्षोभ मंडल में बह रही है, वहां क्यों बह रही है, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में क्यों बह रही है, इसके अलावा ये क्यों बह रही है, ये भी एक क्वेश्चन है कि ये क्यों बह रही है, इतनी ऊंचाई पर क्यों बह रही है। 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई रहती है, समथिंग ये मध्य क्षोभ मंडल में बहती हैं, तो वहाँ पर क्यों बह रही हैं? कुछ ना कुछ तो कारण है ना। तो जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति के पहला कारण है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर उत्पन्न होने वाली ताप प्रवणता। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर उत्पन्न होने वाली ताप प्रवणता। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर उत्पन्न होने वाली ताप प्रवणता। ताप प्रवणता क्या होती है? ताप प्रवणता का मतलब होता है कि दो अक्षांशों के तापमान का अंतर। अक्षांश भी हो सकता है, दो स्थान भी हो सकते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ऐसे ये 90 डिग्री है। तो 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में जो तापमान का अंतर है, इसको भी ताप प्रवणता बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश के बीच का जो तापमान में अंतर है, इसको भी ताप प्रवणता बोलते हैं। ताप प्रवणता का मतलब होता है कि दो अक्षांशों या अक्षांश मान लो, क्योंकि स्थान तो बहुत ही बात बिल्कुल पास की बात हो जाती है। दो अक्षांशों के बीच के जो तापमान का अंतर है उसको हम क्या बोलते हैं? ताप प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, तो जो ताप प्रवणता होती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों के बीच की जो ताप प्रवणता होती है, उसके कारण भी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। उसका कारण क्या होता है कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है, और हाई टेम्परेचर की वजह से जो हवाएं हैं वो गर्म हो जाती हैं, जिससे वो हल्की हो जाती हैं, और हल्की होकर ये ऊपर उठती हैं। और इनके स्थान पर जैसे हवा हल्की होकर ऊपर उठी, सपोज दैट ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा, ये 90 डिग्री अक्षांश है। यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, यहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर ऐसे उठी, बिल्कुल इस तरीके से ऊपर उठी, इस तरीके से ऊपर उठी। और इस साइड क्या है? यहाँ पर क्या है? वायुदाब अधिक है, यहाँ पर वायुदाब अधिक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हवाएं हैं वो भारी है। अब विषुवत रेखीय क्षेत्र से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो यहाँ पर और भी निम्न वायुदाब हो गया।
जब यहाँ पर जो हवाएं थी वो गर्म होकर ऊपर उठ गई तो यहाँ पर बिल्कुल खाली जगह हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर निम्न वायुदाब होगा। अब यहाँ पर निम्न वायुदाब है, यहाँ पर उच्च वायुदाब है, तो हवाएं कैसे बहती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं प्रवाहित होने लग गई, बिल्कुल सेम इस साइड इस तरीके से ये प्रवाहित होने लग गई। ठीक है, अब ये 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर बह के आई, भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होकर आई, और फिर यहाँ पर हाई टेम्परेचर था, ये गर्म हुई और ऊपर उठ गई। अब ये विषुवत रेखा के ऊपर उठ गई, फिर ये क्या करती हैं, कोरियोलिस बल का अनुसरण करती हैं और इस दिशा में मुड़ जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। क्या करती हैं, ये पौने उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और ये पौने बिल्कुल भूमध्य रेखा से ऊपर उठकर इस दिशा में इस तरीके से मुड़ जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से मुड़ जाती हैं। तो फिर ये इस तरीके से मुड़ जाती हैं, फिर ये नीचे उतरती हैं, फिर ये इस तरीके से बहती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से भी जेट सिस्टम की उत्पत्ति होती है। उसके बाद जेट सिस्टम की उत्पत्ति का जो सेकंड कारण है वो है ध्रुवों पर उत्पन्न उच्च दाब। ध्रुवों पर उत्पन्न उच्च दाब तथा उसके ऊपर निम्न दाब उत्पन्न निम्न दाब के कारण तथा उसके ऊपर उत्पन्न निम्न दाब के कारण जनित परिध्रुवीय भंवरें के कारण जनित परिध्रुवीय भंवरें ठीक है। सेकंड कारण ये है कि ध्रुवों पर उत्पन्न उच्च दाब तथा उसके ऊपर उत्पन्न निम्न दाब के कारण जनित परिध्रुवीय भंवरें, जिनकी वजह से भी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। कि ये जो 90 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर क्या होता है, उच्च दाब है, क्योंकि यहाँ पर जो धरातलीय भाग है बहुत ही ठंडा है। इसी के ऊपर जब हम ऊंचाई की ओर ऊपर बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर वायुदाब क्या होता है, कम होता जाता है, वायुदाब कम होता जाता है। और स्थलीय भाग पर 90 डिग्री अक्षांश पर स्थलीय भाग पर उच्च वायुदाब तथा ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से परिध्रुवीय भंवरें उत्पन्न होती हैं, जो कि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा कारण है ध्रुवों पर उत्पन्न उच्च दाब, वायुमंडल के ऊपरी भाग में, वायुमंडल के ऊपरी भाग में, वायुमंडल के ऊपरी भाग में बनने वाले निम्न वायुदाब के चारों ओर, बनने वाले निम्न वायुदाब के चारों ओर, कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में बनने वाले निम्न वायुदाब के चारों ओर हवाएं भंवर के रूप में प्रवाहित होने लगती हैं। चारों ओर हवाएं भंवर के रूप में भंवर के रूप में प्रवाहित होने लगती हैं। जिनके कारण भी क्या होता है, जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। तो जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति से संबंधित ये 3 कारण हैं, इनको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन एक बार ही पूछा गया है जहाँ तक मैंने पढ़ा है, लेकिन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चांसेस बन रहे हैं। अब बहुत सारे एग्जाम आएंगे, जैसे एचपीएससी है, एमपीएससी है, बीपीएससी है, झारखंड का है, मतलब सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, नेट जेआरएफ के एग्जाम इसी साल में होने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद आता है जेट स्ट्रीम। जो जेट स्ट्रीम होता है का परिसंचरण, जेट स्ट्रीम धारा का परिसंचरण
दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री टू 20 डिग्री अक्षांशों से लेकर ध्रुवों के बीच होता है। क्या है कि जो जेट स्ट्रीम धारा है उसका परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों से लेकर ध्रुवों के बीच में होता है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। जहाँ पर ये 20 डिग्री अक्षांश है और ये 20 डिग्री अक्षांश है, ये दोनों 20 डिग्री अक्षांश है। तो जो जेट स्ट्रीम है वो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कौन से वाले क्षेत्र में? इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। जो 0 से 20 डिग्री वाला क्षेत्र होता है नॉर्थ साउथ, यहाँ पर जेट स्ट्रीम प्रभावित नहीं होती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन बन गया कि जेट स्ट्रीम कौन से अक्षांशों के बीच में बहती है? 0 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में। और जेट स्ट्रीम कौन से अक्षांशों के बीच में नहीं बहती? 0 से 20 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच, 0 से 20 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच जेट स्ट्रीम का अभाव रहता है। ठीक है। उसके बाद इनकी ऊंचाई कितनी रहती है? जेट स्ट्रीम की ऊंचाई, तो इनकी जो ऊंचाई है वो है औसतन 7 से 14 किलोमीटर के बीच में। जो जेट स्ट्रीम होती है उनकी ऊंचाई रहती है औसतन 7 से 14 किलोमीटर के बीच में मध्य क्षोभ मंडल में। किसमें? मध्य क्षोभ मंडल में। जो जेट स्ट्रीम है वो मुख्यतः 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में बहती है और वो भी मध्य क्षोभ मंडल में। ठीक है, उसके आगे चलते हैं हम। अब जो जेट स्ट्रीम है उसकी लंबाई की बात की जाए तो जो जेट स्ट्रीम की लंबाई है वो हजारों किलोमीटर है। कितनी है? हजारों किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई है इसकी सैकड़ों किलोमीटर। कितनी है? चौड़ाई सैकड़ों किलोमीटर है, लंबाई हजारों किलोमीटर है और इसकी जो गहराई है वो कुछ किलोमीटर है। गहराई या मोटाई ये कितनी है? कुछ किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेता है ये। सही कथन का क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो जेट धाराएं होती हैं उनकी जो लंबाई है वो हजारों किलोमीटर होती है, चौड़ाई सैकड़ों किलोमीटर होती है तथा उनकी गहराई कुछ किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इसी में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं हम। इन्हें परिध्रुवीय भंवर भी बोलते हैं। इन्हें परिध्रुवीय भंवर भी बोलते हैं। जो जेट स्ट्रीम होता है इसे परिध्रुवीय भंवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिध्रुवीय भंवर भी बोलते हैं। उसका कारण है क्योंकि इनका संचरण दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के चारों ओर होता है। कि जो जेट स्ट्रीम होता है उसे परिध्रुवीय भंवर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो संचरण है वो दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के चारों ओर होता है। ठीक है, उसके बाद जेट स्ट्रीम में दोनों दिशाओं में, जेट स्ट्रीम का दोनों दिशाओं में अपरूपण होता है।
जेट स्ट्रीम का दोनों दिशाओं में अपरूपण होता है। क्या होता है? इनका दोनों दिशाओं में अपरूपण होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षैतिज दिशा, और एक होता है लंबवत दिशा। एक है क्षैतिज दिशा, दूसरा है लंबवत दिशा। क्षैतिज दिशा में होता है 8 से 36 किलोमीटर तक, 8 से 36 किलोमीटर पर हावर्स। जो क्षैतिज दिशा में अपरूपण होता है वो होता है 8 से 36 किलोमीटर पर हावर्स, और जो लंबवत दिशा में अपरूपण होता है वो होता है 18 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम का दोनों दिशाओं में अपरूपण होता है। क्षैतिज दिशा में होता है 8 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और लंबवत दिशा में होता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम बात करें गति, जेट स्ट्रीम की गति। किसकी बात करें? जेट स्ट्रीम की गति या स्पीड। ठीक है, अब यदि इसकी स्पीड की बात की जाए तो देखो, जो जेट स्ट्रीम होता है उसकी प्रवाह दिशा में, जो जेट स्ट्रीम में जो पवनें बहती हैं उनके वेग में मौसमी परिवर्तन होता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम के प्रवाह वेग में, जेट स्ट्रीम की गति में मौसमी परिवर्तन होता है। जेट स्ट्रीम की गति में मौसमी परिवर्तन होता है। मौसमी परिवर्तन का मतलब है मौसम के अनुसार उसमें बदलाव होता है, मौसम के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। अब हम बात करें इसके शीतकाल की स्पीड और ग्रीष्मकाल की स्पीड। देखो, जो जेट स्ट्रीम होता है वो शीतकाल में अधिक प्रभावी होता है, जबकि ग्रीष्मकाल में ये कम प्रभावी होता है। तो जेट स्ट्रीम की जो शीतकाल में गति है, शीतकाल में गति ये होती है समथिंग 480 किलोमीटर पर हावर्स। जो शीतकाल में स्पीड होती है जेट स्ट्रीम की वो होती है 480 किलोमीटर पर हावर्स, जबकि ग्रीष्मकाल में इसकी जो स्पीड है, ग्रीष्मकाल में गति, ये क्या होता है? ग्रीष्मकाल की गति है शीतकाल की आधी, शीतकालीन गति की आधी। समथिंग कितना? 240 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है, कि जो जेट स्ट्रीम होता है उसकी जो शीतकाल में स्पीड होती है वो 480 किलोमीटर पर हावर्स होती है, जबकि ग्रीष्मकाल की जो गति है वो शीतकाल की गति की आधी होती है, जो समथिंग 240 किलोमीटर पर हावर्स होती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम की सीमा के ऊपर व नीचे पवन की गति 24 से 18 किलोमीटर, 18 से 36 किलोमीटर पर हावर्स होती है। जो जेट स्ट्रीम की सीमा होती है उसके ऊपर व नीचे जो पवन की गति होती है वो कितनी होती है? 18 से 36 किलोमीटर पर हावर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद बात की जाए न्यूनतम गति, तो जो जेट स्ट्रीम की न्यूनतम गति है वो होती है 108 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है, जेट स्ट्रीम की न्यूनतम गति कितनी होती है? 108 किलोमीटर पर हावर्स होती है। इसके अलावा जो जेट स्ट्रीम की शीतकालीन गति 480 किलोमीटर पर हावर्स रहती है, ग्रीष्मकालीन गति शीतकालीन गति की आधी रहती है। जेट स्ट्रीम की सीमा के ऊपर व नीचे, सपोज दैट ये जेट स्ट्रीम है, ठीक है, ये इसकी सीमा है, सीमा पर इसकी गति सर्वाधिक होती है। ठीक है, और किनारों पर इसकी गति कम होती है। तो जो यहाँ पर है 480 सपोज दैट, और यहाँ पर है 18 से 36, और यहाँ पर है 18 से 36। ठीक है, कि जो किनारे वाले भाग हैं वहाँ पर इसकी गति है जो 18 से 36 किलोमीटर रहती है, जबकि जो निकटवर्ती जो मध्य का भाग होता है वहाँ पर इसकी गति सर्वाधिक होती है। ठीक है,
उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट कि जो जेट स्ट्रीम है उनका जब आप किसी भी बुक में डायग्राम देखोगे तो वो बिल्कुल सीधा नहीं मिलेगा आपको। जेट स्ट्रीम का जो डायग्राम है वो बिल्कुल इस तरीके से मिलेगा आपको, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो जेट स्ट्रीम है वो एक सीधे मार्ग पर नहीं चलती। क्या नहीं करती? एक सीधे मार्ग का अनुसरण नहीं करती है। तो लिख लो जेट स्ट्रीम सीधे मार्ग का अनुसरण नहीं करती, जबकि विसर्पित मार्ग का अनुसरण करती हैं। कैसे मार्ग का अनुसरण करती हैं? विसर्पित मार्ग का अनुसरण करती हैं। इसको हम बोल सकते हैं लहरनुमा या मियांडर। मियांडरनुमा की जो जेट स्ट्रीम है वो विसर्पित, लहरनुमा या मियांडरनुमा मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये एक सीधे मार्ग का अनुसरण नहीं करती हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि जेट स्ट्रीम निम्नलिखित में से कौन से मार्ग का अनुसरण करती हैं? तो विसर्पित आ जाए तो भी सही है, लहरनुमा आ जाए तो भी सही है, और मियांडरनुमा आ जाए तो भी सही है, और यदि सीधा आ जाए तो वो गलत है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए विस्तार की। तो जो जेट स्ट्रीम का विस्तार है, किसका? जेट स्ट्रीम के विस्तार की बात कर रहे हैं, तो ये शीतकाल में सर्वाधिक होता है, शीतकाल में सर्वाधिक, जबकि ग्रीष्म काल में न्यूनतम होता है, ठीक है। कि जो जेट स्ट्रीम का विस्तार है वो शीतकाल में सर्वाधिक होता है, जबकि ग्रीष्म काल में न्यूनतम होता है, कम होता है, ठीक है। यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने लिखवा दिया आपको। उसके बाद हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम के प्रकार। जेट स्ट्रीम के प्रकार कि जेट स्ट्रीम कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुवीय वातागर जेट स्ट्रीम। सबसे पहले ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। उसके बाद है उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, उपोष्ण जेट स्ट्रीम। उसके बाद है ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। क्या है? ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। और उसके बाद पांचवा है कौन सा? स्थायी जेट स्ट्रीम। कौन सा है? स्थानीय जेट स्ट्रीम। ठीक, ये टोटल 5 हैं प्रकार जेट स्ट्रीम की, कि जेट स्ट्रीम कितने प्रकार का होता है। टोटल 5 प्रकार का होता है। पांचों के पांचों प्रकारों को अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि वो कहीं से भी किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जेट स्ट्रीम का प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा जेट स्ट्रीम का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित को सम्मिलित करो, 4 अलग अलग ऑप्शन दे देगा। किसी अलग 3 तो जो ऑप्शन रहेंगे वो किसी अलग टॉपिक के रहेंगे, और एक टॉपिक का एक जो ऑप्शन है वो इस टॉपिक से दे देगा। एक साइड जेट स्ट्रीम लिख देगा, दूसरी साइड लिख देगा स्थानीय जेट स्ट्रीम। तो क्या है? हमें मिलान करना है कि कौन सा सम्मिलित है। तो जो स्थानीय जेट स्ट्रीम है वो जेट स्ट्रीम का एक प्रकार है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, एक एक को लेके पढ़ते हैं। देखो, हमें जो पढ़ लिया, एक चीज़ सदा ध्यान रखो कि कोई भी टॉपिक पढ़ो उसको इस तरीके से पढ़ो कि यदि उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ रहा है वो आपका गलत नहीं हो।
दूसरा सबसे स्पेशल बात है, सबसे स्पेशल फोकस है और सबसे ज़्यादा दुख की बात है, जो आप पढ़ के जा रहे हो और वो आपका गलत हो रहा है। सबसे गंदी बात है, सबसे गलत बात है, सबसे बड़े दुख की बात है कि आप पढ़ के जा रहे हो फिर गलत करके आ रहे हो। मेरा खुद का ऐसा हुआ है मेरे साथ। मेरा जून 2019 में ज्योग्राफी में 75 क्वेश्चन थे मेरे। मेरा स्कोर था 99.9976% है। बहुत दुख हुआ। एक क्वेश्चन था जो मेरे खुद से गलत हो गया था। शायद ये क्वेश्चन सही होता तो हो सकता है 100% मार्क्स भी हो जाते, चाहे नहीं होते, चाहे स्कोर इतना ही रह जाता, लेकिन इतना ही रह जाता। लेकिन मेरे को दुख है कि शायद हो सकता है मेरा स्कोर इतना हो जाता, नहीं होता इतना स्कोर, इतना स्कोर नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि ये परसेंटाइल में था। लेकिन मेरे को लगता है कि यार वो क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया, मेरा और भी अच्छा स्कोर हो जाता, 76 क्वेश्चनों का स्कोर हो जाता। ठीक है, तो लाइफ में सदा ध्यान रखो, जो पढ़ के जा रहे हो उसको कभी गलत मत करो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पूरा जेट सिस्टम का प्रकार नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कितने बन चुके हैं। मैंने अभी बताया कि जेट सिस्टम से जो मैं आज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से कम 20 क्वेश्चन तो JRF के एग्जाम में पहुँचे जा चुके हैं अब तक। 20 क्वेश्चन हर पेपर में एक जेट सिस्टम का क्वेश्चन आता है। पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लो, हर एग्जाम में एक जेट सिस्टम का क्वेश्चन आता है। तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो क्वेश्चन उठा रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुवीय राशि। कौन सा? ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम, और ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ें। इसे समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम। इसे समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। ठीक है, पहली बात हो गई कि इसे समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका प्रभाव समताप मंडल पर अधिक होता है। इसका प्रभाव समताप मंडल पर अधिक होता है। इसका जो प्रभाव है वो किस पर सर्वाधिक होता है? समताप मंडल पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो इतना हो गया है कि जो ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम है इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? समताप मंडल पर होता है। किस पर होता है? समताप मंडल पर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करें इसका विस्तार। जो ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम है उसका विस्तार क्या है? तो जो ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम है उसका जो विस्तार होता है वो होता है 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में। 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में। कितनों के बीच में होता है? 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम होता है उसका विस्तार होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो देखो इसकी जो निर्माण की कंडीशन है वो है सागर तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। सागर तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल से ऊपर।
किससे ऊपर, क्षोभ मंडल से ऊपर। कि जो ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम है वो 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। नॉर्थ साउथ है ये, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉर्थ साउथ, दोनों अक्षांशों में नॉर्थ साउथ अक्षांश, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो सागर तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में होता है। ग्रीष्म काल में इसका वेग कम हो जाता है, इसका वेग कम हो जाता है, ठीक है। ग्रीष्म काल में क्या होता है, इसका वेग कम हो जाता है एवं जो इसकी दिशा है वो पूर्व की ओर हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी किसके बारे में, ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम के बारे में, जिनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, अब बिल्कुल आगे चलते हैं इसी तरीके से हम, और आगे बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। ये ओपन रह गया था इस वजह से थोड़ा, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, दिख रहा होगा आपको कौन सा है, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। तो जो उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम है उसकी बात की जाए तो सबसे पहले मैं बताता हूँ उसकी स्थिति की बात की जाए तो जो उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम है उसकी स्थिति रहती है 20 से 40 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांश। कहाँ पर रहती है, 20 से 40 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांशों के बीच में उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है। इसके अलावा भी लिख सकते हैं हम कि धरातलीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब धरातलीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के उत्तर की पेटी के ऊपर क्षोभ मंडल में होता है। ये दोनों बात बिल्कुल सही है। स्थिति में 20 से 40 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांश भी हो सकता है या फिर धरातलीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के ऊपर क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है, इसको आप दोनों को ध्यान में रखना। स्थिति में दोनों में से कोई से पूछ सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कौन सा जेट स्ट्रीम का प्रकार उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के ऊपर क्षोभ मंडल में स्थित है, तो वो है उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसका जो प्रवाह होता है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। प्रवाह किधर होता है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। ठीक है, इसका जो प्रवाह होता है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की तुलना में यह अधिक नियमित होता है। ठीक है, कि जो ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम है उसकी तुलना में ये अधिक नियमित होता है। ठीक है, यह भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। यह भारतीय मानसून को प्रभावित करता है।
किसको? भारतीय मानसून को, कि जो उपोष्ण कटिबंधीय ज्वार सिस्टम है वो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, और इसकी जो उपोष्ण कटिबंधीय ज्वार सिस्टम है वो ध्रुवीय वातावरण ज्वार सिस्टम की तुलना में अधिक नियमित होता है। तो ये कुछ इसकी बातें थी। दिशा इसकी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है, इसका जो प्रभाव होता है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। अब हम आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट ज्वार सिस्टम का प्रकार है उसके बारे में। तो उसमें हम आते हैं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी ज्वार सिस्टम। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी ज्वार सिस्टम, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी ज्वार सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो देखो इसके बारे में बात की जाए तो ये एक अस्थायी ज्वार सिस्टम है। क्या है? सबसे पहली बात कि जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी ज्वार सिस्टम है वो एक अस्थायी ज्वार सिस्टम है जो ग्रीष्म काल में दक्षिणी एशिया के ऊपर बहता है। जो ग्रीष्म काल में दक्षिण एशिया के ऊपर बहता है। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पूर्व ज्वार सिस्टम एक अस्थायी ज्वार सिस्टम है जो ग्रीष्म काल में दक्षिण एशिया के ऊपर बहता है। इसका संबंध तिब्बत के पठार के उष्मन से होता है। कि जो उष्ण कटिबंधीय पूर्व ज्वार सिस्टम है उसका संबंध तिब्बत के पठार के उष्मन से होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि तिब्बत के पठार के उष्मन के लिए कौन सा ज्वार सिस्टम संबंधित है? तो जो तिब्बत का पठार का जो उष्मन है उसके लिए उष्ण कटिबंधीय पूर्वी ज्वार सिस्टम ज़्यादा उत्तरदायी है। भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है उसकी उत्पत्ति में जो उष्ण कटिबंधीय पूर्व ज्वार सिस्टम होता है उसका सर्वाधिक योगदान होता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये था उष्ण कटिबंधीय पूर्वी ज्वार सिस्टम के बारे में। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ज्वार सिस्टम का प्रकार है ध्रुवीय वाताग्र ज्वार सिस्टम। ध्रुवीय वाताग्र ज्वार सिस्टम। ध्रुवीय वाताग्र ज्वार सिस्टम की बात की जाए और सबसे पहले हम इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति होती है ध्रुवीय ये तो 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में। कहाँ पर है? 40 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांशों के बीच में ध्रुवीय वाताग्र ज्वार सिस्टम की स्थिति होती है। इसका निर्माण कैसे होता है? देखो, धरातलीय, ध्रुवीय, शीत वायु राशि एवं उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशि, दो वायु राशियाँ होती हैं। धरातल की दो वायु राशियाँ हैं, एक तो है कौन सी? ध्रुवीय शीत वायु राशि और दूसरी है उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशि। और ये जिस क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं वहाँ पर ध्रुवीय वाताग्र ज्वार सिस्टम का निर्माण होता है। तो आगे लिखें, इसका निर्माण धरातलीय वायु राशि, ध्रुवीय शीत वायु राशि एवं ध्रुवीय शीत वायु राशि एवं उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशि के सम्मिलित क्षेत्र में होता है।
ठीक है, कि जो ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? दो धरातलीय वायु राशि, एक है ध्रुवीय शीत वायु राशि और दूसरी है उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि के सम्मिलित क्षेत्र के ऊपर होता है। इस साइड से ठंडी ध्रुवीय वायु राशि और इस साइड से उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि, और ये जो इस क्षेत्र में आपस में मिलती हैं, इस क्षेत्र में क्या होता है? ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड बात की जाए, दो विपरीत वायु राशियों के कारण यहाँ ताप प्रवणता अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम के एरिया में अधिक ताप प्रवणता पाई जाती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है ध्रुवीय शीत वायु राशि और उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशि का आपस में मिलना। इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा की बात की जाए तो इसकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या होती है इसकी दिशा? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, परंतु ये अधिक अनियमित होती है। ये अधिक अनियमित होती है, अधिक अनियमित होती है। ठीक है, कि जो ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम होता है वो अधिक अनियमित होता है। उसके अलावा जो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में भी सहायक होता है। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में भी सहायक होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जेट स्ट्रीम जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में सहायक होता है? तो वो होता है ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम या ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में सहायक होता है। उसके बाद बात की जाए आगे, जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल में वायु का अपसरण एवं अभिसरण, कि जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल में वायु का अपसरण एवं अभिसरण होने से वायुमंडल में चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति होती है। कि जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल में वायु का अपसरण एवं अभिसरण होने के कारण चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल में वायु का अपसरण एवं अभिसरण होने से चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि क्षोभ मंडल में चक्रवात और प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति हो रही है तो वो क्यों हो रही है? तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है क्या? क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम के कारण हवाओं का अपसरण और अभिसरण। ठीक है, जेट स्ट्रीम के कारण वायु का लंबवत संचार दोनों दिशाओं में होता है। जेट स्ट्रीम के कारण वायु का लंबवत संचार दोनों दिशाओं में होता है। क्या है
कि जेट स्ट्रीम के कारण वायु का लंबवत संचार दोनों दिशाओं में होता है। चक्रवात के समय हवा ऊपर होती है तथा प्रति चक्रवात के समय हवा नीचे आती है। चक्रवात के समय हवा ऊपर उठती है एवं प्रति चक्रवात के समय हवा नीचे उतरती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको ध्यान में रखना है कि जेट स्ट्रीम के कारण हवा का लंबवत संचार दोनों दिशा में होता है। जब चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है तो हवा ऊपर की ओर उठती है, और जब एंटी साइक्लोन आता है तो हवा नीचे की ओर उठती है। उसका कारण है ऊपर उठना, नीचे उठने का कारण क्या है? जेट स्ट्रीम के कारण। किसके कारण? जेट स्ट्रीम के कारण। दूसरा कारण क्या होता है? चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, प्रति चक्रवात उच्च वायुदाब के केंद्र होता है, तो इसका भी संबंध रहता है। ठीक है, ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल एवं संताप मंडल के बीच हवा का प्रभाव होता है। तो लिखो पॉइंट, ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम के कारण, ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम के कारण, किसके कारण? ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच वायु का प्रभाव होता है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच वायु का प्रभाव होता है। ठीक है, कि ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच वायु का प्रभाव होता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया। इसके अलावा कुछ और भी बचे हुए हैं जिनको भी मैं लिखवा देता हूँ अभी आपके साथ। ठीक है, सूचकांक चक्कर क्या होता है? मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में शब्द का यूज किया था, सूचकांक चक्कर। सूचकांक चक्र जेट स्ट्रीम से संबंधित होता है कि देखो, जेट स्ट्रीम सीधे प्रवाह मार्ग से, जेट स्ट्रीम सीधे प्रवाह मार्ग से लेकर लहरनुमा मार्ग के बनने की अवधि को, लहरनुमा मार्ग के बनने की अवधि को सूचकांक चक्र कहते हैं। ठीक है, कि जेट स्ट्रीम सीधे प्रवाह मार्ग से बिल्कुल इस, जैसे पवनें इस तरीके से बह रही हैं, यहाँ से जब पवनें इस दिशा में बहने लगती हैं, पवनें बिल्कुल सीधी इस तरीके से बह रही हैं। ठीक है, इस स्थिति से लेकर जब पवनें इस स्थिति में बहना स्टार्ट करती हैं, लहरनुमा रूप में बहना स्टार्ट करती हैं, तो जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो स्थिति है उसको क्या बोलते हैं? सूचकांक चक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचकांक चक्कर बोलते हैं। सीधे प्रवाह मार्ग से, यह है सीधा प्रवाह मार्ग, सीधे प्रवाह मार्ग से लहरनुमा मार्ग के बनने की अवधि को सूचकांक चक्र कहते हैं। और जो सूचकांक चक्र है, सूचकांक चक्र 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। कितनी अवस्थाओं में पूरा होता है? 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। कि जो सूचकांक चक्र है वो टोटल 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हम, यदि क्वेश्चन बनता होगा तो जिसके ये अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है जिसका हम डिस्कशन जब नेक्स्ट को जेट स्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा किसी भी स्टेट के एग्जाम में, बीपीएससी,
JPSC, MPSC, UPSC, UPSC, नेट, किसी भी एग्ज़ाम में जेट स्ट्रीम का कोई दूसरा क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने नोट नहीं करवाया, वहाँ पर हम उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये कंटेंट आप ऐसे सोच रहे होंगे कि एक साथ क्यों नहीं करवा रहे, एक साथ कैसे नहीं, एक साथ करवाना चाहिए। देखो पूरे के पूरे पेपर हैं, उनको एक साथ पहले अभी मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा दिसंबर से मैंने अभी से स्टार्ट किया, फरवरी से पढ़ाना स्टार्ट किया, जनवरी से स्टार्ट किया मैंने पढ़ाना। तो उससे पहले मैं खुद भी पढ़ता था, अभी भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने क्या कोई कोचिंग वगैरह की नहीं मैंने, कि चलो मेरे पास नोट्स हैं, और मैंने केवल बुक पढ़ी थी और मैंने कोई नोट्स भी नहीं बनाए। तो अब मैं नोट्स बना रहा हूँ और फिर पढ़ा रहा हूँ। अब आप सोचो कि यार मैं किसी बुक को भी यूज कर सकता हूँ, जैसे मार्केट में सविंदर सिंह की बुक है, खुल्लर की, बहुत सारी बुक है मार्केट में, हर सब्जेक्ट की, हर यूनिट वाइज। मैं उन बुकों का भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो उन बुकों में नहीं है और जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लिखवाए हैं मैंने जो उन बुकों में नहीं है, जो सविंदर सिंह में नहीं है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें बताई हैं मैंने जेट सिस्टम की जो सविंदर सिंह में भी नहीं है, क्रॉनिकल में भी नहीं है, महेश कुमार बनवाल में भी नहीं है, इसके अलावा और भी जो बुक है वहाँ भी नहीं है। लेकिन ये बातें पेपर में पूछी हुई हैं, जिनका वैलिड प्रूफ दे सकता हूँ मैं कि ये बातें पेपर में पूछी हैं। आप उठा के देख सकते हो, UPPCSC प्री 2011 का क्वेश्चन, उसमें ये बातें पूछी हुई हैं। इसके अलावा MPPSC में पूछी हैं, उत्तराखंड में भी, UPSC में सारी पूछी हैं, और ये बातें एग्जाम में आगे भी पूछी जाती हैं। तो हमें वो कंटेंट पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लेवल का है। वे ऑफ एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पूरा पढ़ना है, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जैसे मैं वीडियो डालूँ आप तक वीडियो पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। और प्लीज़ आपने नहीं देखा है तो इंडियन ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी और ओशिनोग्राफी, इन तीनों को भी देखना। और मैं रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, 15 क्वेश्चन रेगुलर करवाता हूँ मैं, कभी 20 क्वेश्चन भी लिखवा देता हूँ, लेकिन 15 क्वेश्चन से कम कभी नहीं करवाता। तो उसके लिए भी आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ठीक है, तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय। वेट करना सब्सक्राइब करके।